साधु ऐसा चाहिए जैसा सूप सुभाए, सार सार को कही रहे थोथा दे उड़ाए। मेरे ख्याल से पत्रकारिता की डेटा ड्रिवन जर्नलिज्म की असली डेफिनेशन इस दोहे में है। सोशल मीडिया पे जो लड़ाई हो रही है वो मनन नहीं है, और व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी पे जो आप पढ़ रहे हैं वो अध्ययन नहीं है। बिल्कुल, अध्ययन वो है जो आप लाइब्रेरी में जाके किताबों में पढ़ेंगे, समझेंगे और उसके बाद अपनी राय बनाएंगे। ये इस बातचीत का पहला सबक है। जज करने के बाद में लोग अपना तुरंत निर्णय बता देते हैं, और निर्णय बनाने के बाद में उसी जगह पे बीच पड़ता है कैंसिल कल्चर का, क्योंकि हम आपको जज कर रहे हैं, आप इस योग्य नहीं हैं, आप ये नहीं मानती तो आप बात करने योग्य नहीं है। हाँ। आप मुझे कैंसिल करेंगी, हम आपको कैंसिल करेंगे, और कैंसिल कल्चर से बची खुची जो संवाद की प्रक्रिया या संभावना है वो पूरी समाप्त हो जाती है। नमस्कार साथियों, आज हमारे बीच है एक बहुत ही इम्पोर्टेंट व्यक्ति, और बहुत ही अलग से प्रोफेशन के बारे में आज आप जानेंगे और बहुत सारी नई नई चीज़ें सीखेंगे। हमारे बीच में है यशवंत देशमुख जी, जो कि सी वोटर के संस्थापक हैं। अब ये सी वोटर क्या है? बहुत सारे ऐसे फाउंडेशंस के बारे में आपने सुना होगा, पर ये कुछ अलग सा फाउंडेशन है जिसके बैनर तले आपने करीबन 100 इलेक्शंस को कवर किया है, यूनाइटेड स्टेट्स में, यूके में और इंडिया में। अब ये क्या करते हैं इन इलेक्शंस में जाके, और कवर करने से हमें क्या मिलता है, ये बातचीत हम इनसे करेंगे। आपने मास कम्युनिकेशन की पढ़ाई की है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन दिल्ली से, इसके अलावा यूनिवर्सिटी ऑफ यूस्टर यूके और यूनिवर्सिटी ऑफ बर्गन नॉर्वे, अर्बन यूनिवर्सिटी यूएसए से भी आपने बहुत सारे रिसर्च और डेवलपमेंट की पढ़ाई की है। आधी दुनिया तो आपने पढ़ने के लिए घूमी है और बाकी आधी दुनिया अपने काम के लिए, क्योंकि आप करीब 30 देशों में एज अ रिसर्चर, एज अ स्पीकर, एज अ ट्रेनर, एज अ मेंटर विजिट कर चुके हैं। आप रिसर्चर की तरह जाना जाते हैं। जो हम जर्नलिज्म के बारे में जानते हैं तो दो चीज़ें समझ में आती हैं। एक तो जो पेपर में न्यूज़ छपती है वो जर्नलिस्ट होता है, और एक ऑडियो विजुअल मीडिया में जो जर्नलिज्म होता है वो। और थोड़ा सा अलग जो मानते हैं, थोड़ा सा स्पेशल मानते हैं कि स्पेशल इन्वेस्टिगेशन अगर कोई जर्नलिस्ट करते हैं तो वो। लेकिन ये जो रिसर्च वाला जर्नलिज्म है ये बहुत यूनिक है, और जो मैंने आपके बारे में और आपके काम के बारे में अभी तक पढ़ा है, मुझे ऐसे लगता है कि रिसर्च वाले जर्नलिज्म की हमारे देश को बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। मैं जानना चाहूँगी आपसे कि आप मेन स्ट्रीम जर्नलिज्म से इधर कैसे आए, क्या कारण रहा, और चूँकि हमारे हर पॉडकास्ट का वास्ता इससे है कि हमारे समाज को या हमारे बच्चों को इससे क्या बेनिफिट हो सकता है, तो यंग बच्चे आपके जर्नलिज्म की तरफ क्यों जाए? पहली बात तो बहुत बहुत धन्यवाद मुझसे बात करने के लिए, क्योंकि जिस रिसर्च जर्नलिज्म की आप बात कर रही हैं, दरअसल उसको डेटा जर्नलिज्म भी कहा जा सकता है, क्योंकि मैं आंकड़ों की दुनिया से ही जूझता हूँ। आंकड़ों में एक सच्चाई होती है, आप उसमें सब्जेक्टिविटी नहीं ढूंढते, वो ऑब्जेक्टिव होता है। तो कोई चीज़ 100 में 90% ऐसी है तो ऐसी है, उसमें इस बात की किंतु परंतु बट लेकिन की गुंजाइश नहीं होती। हाँ, ये गुंजाइश जरूर होती है कि ऐसा क्यों है, आप इसकी पड़ताल कर सकते हैं। लोग बोल सकते हैं कि 100 में 80 लोग ये कह सकते हैं कि भाई ये इस तरीके का चश्मा मुझे नहीं पसंद है। अब बोलेंगे तो मानना पड़ेगा कि हाँ उन्होंने ऐसा बोला है, क्यों नहीं पसंद है इसकी पड़ताल की जा सकती है। लेकिन क्या होता है कि एक अपने यहाँ पे या पूरी दुनिया में ही हमने देखा है कि सब्जेक्टिविटी इन ऑब्जर्वेशन ये ज़्यादा बड़ा रोल प्ले करता रहा है। और हाल फिलहाल में शायद आपके और दर्शक जो हैं वो इससे ज़्यादा रिलेट कर पाएँ कि ऑब्जेक्टिविटी की जब बात आती है तो आजकल बड़ा फैक्ट चेकिंग का बहुत वो जोर है। कई सारी वेबसाइट और कई सारे लोग एक सोशल मीडिया पे कि फैक्ट चेकर है। हाँ। अब ये फैक्ट चेकर दरअसल ये दूसरी सीढ़ी है। पहली सीढ़ी तो ये है कि फैक्ट ड्रिवन कोई रिपोर्ट आई भी है कि नहीं आई,
हाँ, या आपने तो कहीं से भी उठा कहीं से के कहीं से भी उठा के लगाया। तो जब फैक्ट ड्रिवन जर्नलिज्म होगा तभी उसके बाद में फैक्ट चेकिंग होगी ना। हाँ, अभी तो सवाल ये है कि फैक्ट ड्रिवन जर्नलिज्म ही नहीं है नहीं। तो फैक्ट चेकिंग इंडस्ट्री कैसे सरवाइव करेगी। तो ये एक कंट्राडिक्शन है मुझे लगता है कहीं ना कहीं, क्योंकि लोगों के अंदर व्यूज को फैक्ट मान लेने की एक आदत हो गई। आदत हो गई। व्यूज अलग हैं, न्यूज अलग है। न्यूज हैज टू बी फैक्ट ड्रिवन, डेटा ड्रिवन। व्यूज हमारे अलग हो सकते हैं, गिलास आधा भरा है, गिलास आधा खाली है, ये मेरा और आपका परसेप्शन हो सकता है। सच्चाई है गिलास 50% भरा है, ठीक है ना, और 50% खाली है। खाली ये एक फैक्ट है। तो आज की तारीख में आप बोलेंगी 50% आधा गिलास भरा है, उसको लोग तथ्य मानेंगे। मैं बोलूंगा कि आधा गिलास खाली है, कुछ लोग उसको तथ्य मानेंगे। फिर वो आपस में सोशल मीडिया पे लड़ेंगे कि आप गलत हैं, आप गलत हैं। सच्चाई है कि दोनों गलत हैं। तो फिर उसके बाद में कोई फैक्ट ड्रिवन वेबसाइट वाला आएगा, वो भी आजकल ओपिनियटेड होते हैं। मेरा मजा ये है देखने में कि फैक्ट ड्रिवन वाले भी ओपिनियन ज्यादा देते हैं, फैक्ट कम चेक करते हैं। ये अलग बीमारी है, अलग तरीके की। तो उसमें कोई फैक्ट चेकर आपकी तरफ से बोलेगा कि ये सही कह रही है कि आधा गिलास आधा भरा है, कोई मेरी ओर से बोलेगा नहीं नहीं ये ज्यादा बेहतर सही कह रहे हैं कि गिलास आधा खाली। लेना देना इससे है ही नहीं कि एक्चुअल सच क्या है, और जनता आपस में सिर फुड़ौल कर रही होगी। हाँ। तो ये जो एक अजीब सी स्थिति है जिसके धान न कपास और खेत में लट्ठम लट्ठा वाली जो स्थिति है आज की तारीख में, ये फैक्ट चेकर्स और इस पूरी दुनिया की जो लड़ाई है, सोशल मीडिया की जो वैमनस्यता है, वो दरअसल हवा में लठबाजी हो रही है, क्योंकि फैक्ट है ही नहीं, बस लड़ाइयां चल रही, उस पर कोई काम नहीं कर काम कोई नहीं कर रहा है। तो मुझे लगता है कि दरअसल डेटा जर्नलिज्म का बहुत बड़ा हिस्सा ये है कि जो हिस्सा पत्रकारिता में व्यूज को हटाकर डिस्पैशनेट होकर के तथ्यों को सामने रख सके, जिसे अपने यहाँ कहा जाता है साधु ऐसा चाहिए जैसा सूप सुभाए, सार सार को गही रहे थोथा दे उड़ाए। मेरे ख्याल से पत्रकारिता की डेटा ड्रिवन जर्नलिज्म की असली डेफिनेशन इस दोहे में है कि आप थोथा मतलब व्यू है आपका, अपना थोथा अलग उड़ा दीजिए, सार रखिए। सार क्या है? डेटा है। सार रिसर्च है कि आप उतने रिसर्च पे ध्यान दे रहे हैं और आप उस विषय उससे अपने आप को डिस्पैशनेटली अलग कर रहे हैं कि नहीं। क्योंकि अगर आप वो नहीं कर सकते, आप, बहुत सारे लोग कहते हैं कि नहीं आप जो कर रहे हैं उसमें पैशन होना चाहिए। पैशन होना चाहिए सत्य को जानने का, पैशन ये होना चाहिए, पैशन पार्टिजान होने का नहीं होना चाहिए। क्योंकि पार्टिजान फैक्ट चेकिंग से ज्यादा बुरी चीज तो और कुछ हो ही नहीं सकती। बिल्कुल। वो तो गलत रिपोर्टिंग से भी ज्यादा खतरनाक चीज है पार्टिजान फैक्ट चेकर होना। हाँ, क्योंकि आप किसी चीज का सच्चाई नहीं पता कर रहे हैं, उसको सपोर्ट किए जा रहे हैं। कि आप उसके पक्ष में भी आप इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि आपको वो विषय पसंद है, या उसके विपक्ष में आप इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि आपको वो विषय नापसंद है, या वो पक्ष नापसंद है, या वो व्यू पॉइंट नापसंद है। तो ये एक दुर्भाग्य से डेटा जर्नलिज्म तो आया नहीं, फैक्ट चेकर पहले आ गए। और फैक्ट चेकर भी जो है वो इतने हाईली ओपिनियटेड, नैरेटिव सेटर और इतने पार्टिजान हैं कि दरअसल उसके पार्टिजानशिप के कारण फैक्ट चेकिंग इंडस्ट्री भी एक तरह से दुर्गति को प्राप्त हो रखी। और पहले तो जो व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी हो गया, फिर फैक्ट चेकिंग यूनिवर्सिटी हो गया। तो क्या हो रहा है कि हमारा जो नया जनरेशन है, जिसको वाकई में सही जानकारियां मिलनी चाहिए थी ताकि उनका माइंडसेट उस तरीके से बने, तो उनको हर जगह से गलत जानकारियां मिल। देखिए, व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी तो मूर्खता की पराकाष्ठा है। हाँ, कोई कुछ भी लिख सकता है। कुछ भी लिख सकता है, लेकिन उसको तो मान दिया गया है कि गलत है। मतलब जो भी समझ आ, जो पार्टिजान फैक्ट चेकिंग इंडस्ट्री की समस्या है वो व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से ज्यादा गंभीर है, मेरा ये मानना है। क्योंकि वो तो एक तरह से लबादा ओढ़ करके कि हम सच बोल रहे हैं, उसके दावे के साथ में आ रही है और पार्टिजानशिप के साथ में आ रही है। ऐसे में ये बहुत ही ज्यादा जरूरी हो गया है कि जो पत्रकारिता के छात्र हैं, जो पत्रकारिता में आना चाहते हैं,
वो कम से कम अपने आप को इस तरीके से डिस्पैशनेट करें कि नहीं, मेरा मौलिक कर्तव्य पहले तथ्य को इकट्ठा करना है, और वो जब तथ्य मेरी आंख के सामने हो तो उस तथ्य में बिना किसी पार्टिजानशिप के उनको परखना है, देखना है, और तब उसके ऊपर अपनी स्टोरी करनी है। क्योंकि अगर इतना हिस्सा आ गया पत्रकारों के अंदर तो फैक्ट चेकर्स की जरूरत ही नहीं, क्योंकि आप क्योंकि उनका खुद का मेहनत होगा, उनका खुद का किया काम है, तो Exactly. उनको फिर कहाँ चेक करने जाना तो है? आप तो खुद ही फैक्ट चेकर हो ना, बिल्कुल। आप उस भूमिका में खुद ही आ गए। आप पहले फैक्ट इकट्ठा कर रहे हो, फिर खुद ही फैक्ट चेक कर रहे हो, क्योंकि आपके ऊपर ये एक महती जिम्मेदारी है कि आप हर तथ्य को ठोक बजा करके, देख करके, और तभी आप अपने दर्शकों या पाठकों के सामने आप रखिए। ये आपका मौलिक दायित्व है। मुझे लगता है कि पत्रकारिता और जन सरोकारों से जुड़ी हुई जो पत्रकारिता है, एक उसके अंदर आंदोलन या एक मिशन वाली जो जज्बा था, वो जज्बा अपनी जगह सही था, लेकिन थोड़ा अंतर ये आ गया कि पहले की जनरेशन में उस जज्बे वाले लोगों के अंदर अध्ययन बहुत ज्यादा था। लोग सैकड़ों हजारों किताबें पढ़ते थे, उनका अध्ययन बहुत था। दुर्भाग्य से सूचना संचार माध्यमों में इंटरनेट और सब आ गया। आज की तारीख में जितना ज्यादा संसाधन, जितनी इंफॉर्मेशन बढ़ती चली गई, लोगों का अध्ययन उतना कम होता चला गया। आज की तारीख में इंफॉर्मेशन को स्क्रॉल करना या चैट जीटी पे एक कमांड डालना, ये अध्ययन मान लिया गया है। और जो भी इंफॉर्मेशन आ जाए जी, लेकिन ये अध्ययन नहीं है। अध्ययन ये है, आप पहले के पुस्तकें पढ़ते थे तो किसी एक विषय पे 3 अलग अलग लेखकों ने क्या लिखा, आप उनकी 3 अलग तरीके से उनके आपस में क्या, उस पर आप विमर्श करते थे। 4 एक्सपर्ट से या सीनियर लोगों से बात करते थे, जिन्होंने उस चीज को सीधे झेला है, जिनका अपना अनुभव रहा है, उनसे आप अलग बात करते थे, और फिर आप अपना एक मन बनाते थे कि नहीं, ये सारी चीजें देखने परखने के बाद में, मुझे पढ़ने के बाद मुझे लगता है कि मेरी राय इस विषय पर ये है। राय सबसे अंत में आती थी, मनन उसके पहले आता था, और बेस में अध्ययन होता था। आज की तारीख में ये पिरामिड उलट गया है। हर व्यक्ति की राय सबसे आगे आती है, और मनन और अध्ययन तो मनन होता नहीं है, क्योंकि अध्ययन का बेस गायब है। तो मनन लोग समझ लेते हैं, सोशल मीडिया की लड़ाई जो हो रही है उसको सोचते हैं मनन है, और व्हाट्सएप पे जो पढ़ते हैं उसको वो समझते हैं वो अध्ययन है। तो ये आज की समस्या है। तो सोशल मीडिया पे जो लड़ाई हो रही है वो मनन नहीं है, और व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी पे जो आप पढ़ रहे हैं वो अध्ययन नहीं है। बिल्कुल, अध्ययन वो है जो आप लाइब्रेरी में जाके किताबों में पढ़ेंगे, समझेंगे, और उसके बाद अपनी राय बनाएंगे। ये इस बातचीत का पहला सबक है। और यदि आप जर्नलिस्ट बनना चाहते हैं, यदि आप रिसर्चर बनना चाहते हैं, कुछ अपने सोसाइटी को कंट्रीब्यूट करना चाहते हैं, तो पहली शर्त है पढ़ें, खूब पढ़ें। बिल्कुल। दूसरी शर्त है दूसरों की बात को बिना अपनी बात कहे सुने, क्योंकि आजकल ये और भी एक नई टेंडेंसी आ गई है, टू बी जजमेंटल। एक दूसरे को जज करना ये नेशनल पैशन है, और बहुत आसानी से होता है, बिना ये सोचे कि अगले व्यक्ति का मन या वक्तव्य या उसकी मनस्थिति या जो भी है वो किस परिस्थिति से बनी है, उसको अप्रिशिएट किए बगैर हम जज करते हैं। इस कारण से जज करने के बाद में लोग अपना तुरंत निर्णय बता देते हैं, और निर्णय बनाने के बाद में उसी जगह पे बीच पड़ता है कैंसिल कल्चर का, क्योंकि हम आपको जज कर रहे हैं, आप इस योग्य नहीं हैं, आप ये नहीं मानती, तो आप बात करने योग्य नहीं है। आप मुझे कैंसिल करेंगी, हम आपको कैंसिल करेंगे, और कैंसिल कल्चर से बची खुची जो संवाद की प्रक्रिया या संभावना है वो पूरी समाप्त हो जाती है। तो अपनी राय देने से पहले गिन के चलिए। मेरा मानना है, मैं 1:10 का फॉर्मूला रखता हूँ। जब तक मैं 10 लोगों की राय नहीं सुन लूंगा तब तक मैं अपनी राय नहीं दूंगा। तो जब तक आप 10 लोगों की राय ना सुन लें तब तक अपनी राय ना दें। और ये जो कैंसिल कल्चर है इसको अपने से दूर रखें। बिल्कुल, बहुत जरूरी है, क्योंकि हमें ये नहीं पता कि किसी व्यक्ति के विचार,
किसी व्यक्ति की कोई किसी विचार का प्रकट करना, वो किस बैकड्रॉप से, किस परिस्थिति जन्य कारणों से हुआ है, हमें ये नहीं पता। जैसे एक अंग्रेजी में कहा जाता है, वन पर्सन फ्रीडम फाइटर इज अदर पर्सन टेररिस्ट। यस, ठीक है, ये बोला जाता है, बिल्कुल। ये बात सच है। और मैं दुनिया भर में इतने सारे कॉन्फ्लिक्ट वाली जगहों पे काम कर चुका हूँ, केवल कश्मीर में नहीं, बहुत सारी जगहों पे। मतलब मैंने रिसर्च किया है कॉन्गो से लेकर के, लीबिया से लेकर के एचए तक। तो मैं इस बात को आपको कह सकता हूँ कि कश्मीर में तो मैं गया ही हूँ, खुद गया हूँ। सी वोटर पहली संस्था थी जिसने कश्मीर में सर्वे किया। कभी कश्मीर में कभी सर्वे नहीं हुआ था। प्रोफेसर कॉलिन इरविन है, जो कि नॉर्दर्न आयरलैंड पीस प्रोसेस के ऑफिशियल पोस्टर थे। मैं उनको ले करके आया, मैं कश्मीर ले गया, फिर वो पाकिस्तान की साइड के कश्मीर में भी गए। फिर उन्होंने सब तरफ के लोगों से बात करके करीब 250 सवालों का एक क्वेश्चनेयर बनाया। और हम लोगों ने, आपको आश्चर्य होगा कि गैलप पाकिस्तान ने हमारे साथ में उसमें मिलकर काम किया। हमने वो क्वेश्चनेयर फील्ड किया दोनों तरफ, और वो 70 सालों में अभी तक का पहला रिसर्च है जो कश्मीर के दोनों लाइन ऑफ कंट्रोल के दोनों तरफ सेम क्वेश्चनेयर फील्ड किया गया। तो आप आप अगर peacepolls.org की वेबसाइट पे जाए प्रोफेसर कॉलिन इरविन की, तो आपको वहां पे वो पूरी रिपोर्ट मिलेगी। और आपको तब समझ में आएगा कि सच में ग्रास इज ऑलवेज ग्रीनर ऑन द अदर साइड। और हम लोग अक्सर कॉन्फ्लिक्ट के उसमें जब हम लोग बहुत काम करते हैं तो बड़ा हम्बलिंग एक्सपीरियंस होता है, क्योंकि जब आप सामने वाले की स्थिति देख के आते हैं तब आपको लगता है कि नहीं, जैसा हम सोचते हैं वैसा नहीं है, कुछ और भी कारण है, कुछ गलतियां हमसे भी हैं, कुछ गलतियां उनसे भी हैं। लोग हमेशा अच्छे ही होते हैं, लोग हमेशा अच्छे ही होते हैं, परिस्थितियां उनको थोड़ा बहुत अच्छा बुरा बनाती बना देती हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि हम अगर कोई आतंकवादी है तो हम उसका सत्कार करने लगेंगे, लेकिन कोई भी चीज अगर हो रही है तो बिना कारण, बिना आग के धुआं नहीं होता। ठीक है, तो कुछ ना कुछ कारण रहते हैं। जैसे मैं बड़ा स्टॉन्च इसमें बिलीवर रहा करता था कि भाई कश्मीर में जो है वो गलत है। अब जो गलत है, आतंकवाद है, गलत है, मैं मानता हूँ। लेकिन मुझे याद है कि शायद सन 99 की बात होगी, उस समय तिहाड़ जेल से यासीन मलिक जो थे वो छूटे थे, और यासीन मलिक का पहला टीवी इंटरव्यू मैंने किया था। वो मेरे स्टूडियो में मेरे पास में आए थे, आधे घंटे का शूट करना था, हमने 2 घंटे शूट किया था। क्योंकि जो बात शुरू हुई, अजय उपाध्याय जी दैनिक हिंदुस्तान के संपादक हुआ करते थे, ग्रुप एडिटर। मैंने उनको भी साथ में बैठाया था, क्योंकि मुझे लग रहा था कि कोई ऐसा ना हो कि मैं कम उम्र का, कम समझ होने के कारण मैं कुछ एक तरफा बात कर जाऊं। तो मैं ऐसे भी व्यक्ति को साथ में रखना चाहता था कि मुझे कुछ छूटे तो पकड़े वो चीज। तो बहुत जबरदस्त इंटरव्यू था, मतलब मैंने उनसे अच्छा खासा कन्फ्रंट किया। मेरे ही कार्यक्रम पे उन्होंने इस बात को स्वीकार किया कि रूबिया सईद का जो अपहरण कांड हुआ था उसमें उनकी सीधी भूमिका थी, मतलब उन्होंने कैसे वो अपहरण कराया था वो सब स्वीकार किया। लेकिन उस बातचीत के दौरान जिसे एक वैली गांधीयन कहते हैं, मुझे हंसी आती थी। वो जब गांधीवादी और अहिंसा की बात करने लगे तो मैंने उनको रोका कि आप कैसे कर सकते हैं आप ये बात। लेकिन वो उस बातचीत में मुझे ले गए सन 87 के चुनाव, 87 के इलेक्शन की ओर, और उन्होंने नरेट किया कि कैसे वो और उनके मित्र एक पूरा युवाओं को फ्रंट बना करके उन्होंने चुनाव लड़ने का ठाना, और कैसे राजीव गांधी जी और फारूक अब्दुल्ला ने आपस में इलेक्शन टाई अप किया और इलेक्शन वो रिग हुए। उन्होंने बोला कि अमीरा कदल की जिस कॉन्स्टिट्यूंसी में वो इलेक्शन एजेंट थे, जिस कैंडिडेट के, उसको अंदर उन्होंने जीता हुआ घोषित किया। ये लोग बाहर ढोल नगाड़े के साथ में आए और तब तक रेडियो पे खबर उड़ी कि वो हार गए, दूसरा जीत गया। राजीव गांधी और फारूक अब्दुल्ला के ज्वाइंट कैंडिडेट थे। तो ये लोग वापस धरना प्रदर्शन करने के लिए गए, इन लोगों को गिरफ्तार किया गया, थाने ले गए, टॉर्चर किया गया। बाकी कुछ चीजें उन्होंने ऑफ द रिकॉर्ड मुझे बताई क्या क्या। और मैं इस चुनाव के विशेषज्ञ की हैसियत से मैं सोचने पे मजबूर हो गया कि जो लोग चुनाव लड़े, शिद्दत के साथ में लड़े, लड़ने के बाद में चुनाव में हेराफेरी हुई,
और उन युवाओं को लगा कि इस डेमोक्रेसी में पार्ट लेने का क्या फायदा, जब चुनाव में हेराफेरी हो, हम जीता हुआ चुनाव हारे और हारने के बाद में हमको टॉर्चर किया जाए। तो उन्होंने दूसरा रास्ता और उन्होंने दूसरे दिन जो कैंडिडेट था, जब हवालात से बाहर आए ये लोग, तो उन्होंने बोला कि उसने मुझसे कहा कि मैं तो पार जा रहा हूँ, पार मतलब दूसरी तरफ जा रहा हूँ। वो जो कैंडिडेट नंबर 2 हुआ, हारा, जिसको हराया गया, उसका नाम सैयद सलाउद्दीन। अब आप सोचिए कि अब आपको ये तथ्य जब परिप्रेक्ष्य में नए आते हैं, तब मैं इस बात से ये नहीं कह रहा हूं कि मैं उनके आतंकवाद को जस्टिफाई करूं या मैं उनको हीरो का दर्जा दूं, नहीं, क्योंकि हम जानते हैं इंडिया में बहुत समय में बहुत सारे इलेक्शंस में बहुत सारे घपले हुए, लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं कि हर आदमी बंदूक उठा करके गोली मारने के लिए तैयार हुआ है। लोगों ने तरीका हमेशा सही होना चाहिए, मैं उससे नहीं जा रहा हूं, लेकिन मेरी एकदम से खुला कि नहीं, 87 का एक चुनाव ऐसा हुआ था जिसमें एक बड़ी धांधली हुई थी, और उसके कारण पीछे की कहानी की वो ये तथ्य है कि उस समय का जो यूथ लीडरशिप थी वैली की, वो अपने आप को उसने एलिमिनेट फील किया और उसने दूसरा रास्ता अख्तियार किया। अब ये जब तथ्य मेरे सामने आते हैं तो एक लाइट में मैं ये नहीं कहूंगा कि मैं उनके लिए सिंपैथेटिक हो गया उनके आतंकवाद के लिए, लेकिन उसने मुझे सोचने पर मजबूर किया कि क्या सारी गलती उनकी है या कहीं हमसे भी कुछ गलती हुई। यही एक जिसे कहते हैं 360 डिग्री व्यू, तथ्यों के साथ में आना। जब आप सारे तथ्य आंख के सामने रखते हैं तो आप जज करना बंद करते हैं। हाँ, आप समझना शुरू करते हैं कि कोई चीज कैसे भी है, उसका कारण क्या है। रावण भी था अगर, तो आज मानस हम पढ़ते हैं, हमको जब बताया जाता है तो भी उसमें आता है कि भाई रावण जो कुछ भी किया उसने, वो अपनी बहन की बेइज्जती का बदला लेने के लिए किया। हाँ, और कहते हैं एवरी बिहेवियर हैज अ पॉजिटिव इंटेंशन इन सम कंटेक्स्ट। तो आप अगर रावण के नजरिए से सोचेंगे तो आपको लगेगा कि वो सही किया, लेकिन ओवरऑल समाज के नजरिए से सोचेंगे तो आपको लगेगा कि ये गलत किया। लेकिन आपको एक कंटेक्स्ट समझना पड़ता है। अगर वो कंटेक्स्ट नहीं होता तो रावण के तीर मारने के बाद में जब वो मृत्युशैया पे था तो राम जी लक्ष्मण को उसके पास में उपदेश लेने के लिए नहीं भेजते, क्योंकि अंत में रावण विद्वान था। हाँ, तो राम जी ने को बोला कि नहीं, जाइए सीख के आइए, क्योंकि रावण तो विद्वान था, गलती हर से होती है। तो आप मर्यादा पुरुषोत्तम जब रावण को जज नहीं कर रहे हैं, जिनकी पत्नी का हरण उन्होंने किया, जिसके लिए आप कौन होते हैं कि इतनी आसानी से हम किसी को भी जज करें और अपने मन में उसके प्रति कोई कुंठा, कोई नफरत, कोई ऐसी भावना पाल लें जो न सिर्फ हमें खत्म करे बल्कि हमारे समाज को भी अच्छा खासा नुकसान कर दे। इस बात का ध्यान रखना बहुत जरूरी है। जैसे आप सी वोटर के संस्थापक हैं, तो सी वोटर की शुरुआत कैसे हुई, क्या करती है ये संस्था, और पिछले 2 दशक से जो आपका काम है उसका हमारे समाज के लिए ऐसा क्या है जिसको देख के बहुत सारे यंगस्टर्स को ये सोचना चाहिए कि वो ऐसा कुछ करें? चुनाव मेरा प्रिय विषय रहा, शायद इसलिए क्योंकि मैं आपातकाल की पीढ़ी का हूँ, छोटा था। पर चुनाव अभी भी देश का प्रिय विषय है, कारण अलग हो सकता है, वर्तमान में भी चुनाव देश का। 77 के जब चुनाव हुए तो मैं बहुत छोटा था। मुझे केवल इतना समझ में आया था कि घर के बड़े लोग, मेरे पिताजी पत्रकार थे, ताऊजी संघ के प्रचारक थे, तो ये लोग जब जेल में थे, विपक्ष के सारे लोग, एकदम से चुनाव की घोषणा हुई और लोग जेल से छोड़े गए और चुनाव हुआ, कुछ बदलाव हो गया, लोग खुश हुए। मेरे मन में, एक बाल मन में ऐसा हुआ कि जैसे लगा कि वो चुनाव कोई जादू की एक ऐसी झंडी है जिससे सब गलत चीजें ठीक हो जाती है। एक बाल मन पे कि भाई जिस बच्चे के घर के सारे लोग जेल में हों, वो सब लोग छूट के आ जाएं, घर में उत्साह का, उल्लास का वातावरण हो जाए। क्यों हो गया? क्योंकि चुनाव हो गए। एक बाल मन में वो चीज चुनाव को लेकर के मेरे बैठी। बाद में दरअसल विनोद दुआ जी और प्रणय रॉय जी का जो इलेक्शन का कवरेज था 1984 इलेक्शन का, उस जमाने में 3 दिन तक चलता थी वोटों की काउंटिंग, 72 घंटे का कवरेज पेपर बैलेट से काउंट होता था और दूरदर्शन पे पिक्चरें दिखाई जाती थी उस बीच में, और फिर वो काउंटिंग होती थी बीच बीच में, फिर 1 घंटे होता था।
तो मुझे याद है कि बाकी सब मित्र परिवार और सब लोग जहाँ पे थे, जिनके यहाँ पे हम टीवी पे सब देख रहे थे, तो मेरी और उन लोगों की टीवी की साइकिल उल्टी थी। मतलब वो लोग कहते थे पिक्चर आए तो जगा देना, मैं कहता था पिक्चर खत्म हो जाए तो जगा देना। तो ये वैसा था, वो बहुत आकर्षित करने वाला था। शायद मन में वो चीज़ बैठी कि मुझे ये करना चाहिए, इसीलिए मैंने पत्रकारिता की जब पढ़ाई की तो मैंने अपना स्पेशलाइजेशन, उस समय अपना रिसर्च थीसिस जो थी मेरी, मैंने वो इलेक्शन पे की 1993 के विधानसभा चुनावों के ऊपर। और उसी के तुरंत बाद फिर मैंने सी वोटर की स्थापना की, क्योंकि उस समय कोई चुनाव को और गंभीर सोशियो इकोनॉमिक रिसर्च को लेकर के काम करने वाला की कोई संस्था वैसी नहीं थी। और फिर उसके बाद में खुद ही हाथ पैर मार के सीखा। इतना समझ में आ गया कि इसमें स्टैट्स और कंप्यूटर सीखना ज़रूरी है। ये वो ज़माना है जिस समय 286 कंप्यूटर हुआ करते थे, विंडोज़ लॉन्च नहीं हुआ था, माउस नाम की चीज़ नहीं होती थी, केवल C+ के ऊपर प्रोग्रामिंग होती थी। तो शुरुआत में हमारे एक भाई साहब थे, उन्होंने, जिस समय मैं डिसर्टेशन कर रहा था, तो उन्होंने सिखाया कि ये चीज़ ऐसे होती है, तुम इससे डेटा ज़्यादा अच्छा एनालाइज कर पाओगे। बाद में जब अपना काम शुरू किया तो मुझे ये समझ में आया कि जब तक मैं स्वयं नहीं सीखूंगा तब तक कुछ नहीं, तब तक हो नहीं पाएगा, क्योंकि मुझे किसी न किसी पे आश्रित रहना पड़ेगा हर एक करेक्शन के लिए। तो वो लग के सीखा, तो वहाँ से एक सफ़र की शुरुआत हुई। और जो 3 लोगों के साथ में काम शुरू किया था, आज वो 300 लोगों के साथ में चल रहा है। इतना है, ईश्वर की कृपा है। और इस मामले में भाग्यशाली था कि भारत में टीवी जनरेशन भी उसी समय 96 के बाद में शुरुआत हुई। तो सबसे पहले जैन, फिर जी, फिर आज तक, फिर स्टार, जैसे जैसे नए नए चैनल खुलते गए वैसे वैसे सी वोटर को काम नया मिलता चला गया। एग्जिट पोल जो था वो भारत में कोई करता नहीं था उस समय, बहुत ही रूडिमेंट्री स्टेज पे था। तो वो मैंने पत्र लिखा प्रोफेसर रॉबर्ट वॉस्टर को, जो मोरी के संस्थापक थे। मोरी इंग्लैंड की सबसे बड़ी ये काम करने वाली कंपनी थी, और वो करीब 50 साल से ये काम वहाँ कर रहे थे। तो उन्होंने मुझे बहुत कृपापूर्वक उन्होंने इस बात का अवसर दिया कि मैं उनके दफ्तर में एक पूरा ब्रिटिश इलेक्शन, वहाँ का पार्लियामेंट्री, मैं उनकी प्रोसेस को देखूं, सीखूं कि कैसे वो पूरा काम किया जाता है। उसको देख करके मैंने भारत में उस चीज़ को अप्लाई करने की पूरी कोशिश की। टीम बनती चली गई, लोग जुड़ते चले गए, लेकिन एक चीज़ का तब भी आकलन था, और आज भी हमारे यहाँ पे बना हुआ है। मौलिक रूप से मेरी पूरी टीम पत्रकारी प्रवृत्ति की टीम है। मैंने पत्रकारिता के ही बैकड्रॉप के लोग लिए, यहाँ तक कि जो मेरे टीम में कंप्यूटर के भी लोग हैं, उनकी भी बेसिक इंस्टिंक्ट्स जो है वो जर्नलिस्टिक है। तो एक अंतर वो मैंने ज़रूर हमेशा रखा करने का, कि जो भी अपने यहाँ पे लोग आए काम करने वाले, उनके अंदर रिसर्च का एक बेसिक जानने की एक उत्कंठा होनी चाहिए। और हमारा काम तो पब्लिक परसेप्शन को नापना है, लोगों की राय लेना है। लोगों की राय शुमारी आप तभी कर सकते हैं जब आप लोगों को जज करना बंद करें। हाँ, खुले मन से उनके बारे में समझें। और आप क्वेश्चनियर डिजाइन करते हैं तो क्वेश्चनियर डिजाइनिंग के ऑप्शन होते हैं कि आपको उसमें हर तरीके के ऑप्शन देना कंपलसरी होता है। मतलब उसमें ये भी है कि क्या किसी की हत्या करना जायज़ है, अगर आपको ये सवाल पूछना है तो आपको हाँ का भी जवाब देना है, रखना है, नहीं का भी रखना है, शायद हाँ का भी रखना है, कह नहीं सकते भी रखना है, हाँ तो क्यों, नहीं तो क्यों, नहीं तो क्यों वो भी जानना है। तो आपको एक पब्लिक परसेप्शन की मैपिंग में बिना जजमेंटल हुए, बिना जज किए, आपको लोगों से बात करने का अवसर मिलता है। ये एक रिपोर्टिंग का हिस्सा हो गया एक तरह से, एक रिपोर्टर का। अंतर केवल ये है कि एक रिपोर्टर किसी जगह जाता है, 5, 7, 10 लोगों से बात करता है और अपनी रिपोर्ट फाइल करता है। हमारे केस में वो 5, 7, 10 नहीं बल्कि 5, 7 हज़ार लोगों से बात करने का हो जाता है, ताकि हम उसमें से स्टैटिस्टिकली निकाल पाएं कि इस देश की जनता का मूड क्या है, कितने फीसदी लोग क्या कह रहे हैं इस मुद्दे पे, और क्यों कह रहे हैं वो भी हम जानने की कोशिश करते हैं। और तब से सिलसिला चल रहा है। तो आप
करीब देशों में आप गए हैं, अलग अलग तरीके से कुछ कार्यक्रमों में ट्रेनर बन के, मेंटर बन के आपने चुनाव देखे हैं वहाँ के। आपको कौन से देश का चुनाव व्यवस्था सबसे अच्छी लगी और क्यों? और क्या ऐसा है वहाँ पे जो हम अडॉप्ट कर सकते हैं या जो हमें अपने देश के चुनाव की बेहतरी के लिए अडॉप्ट करना चाहिए? कई सारी चीजें तो ये लगती है कि हमारे देश की बहुत अच्छी हैं, जो अच्छा है कि हम ऐसे हैं। मसलन हम लोग अक्सर सेल्फ क्रिटिकल बहुत होते हैं, लेकिन हमारे देश की चुनाव प्रणाली कितनी मजबूत है, कितनी अच्छी है, आप इससे अंदाजा लगाइए। अश्वेतों को, सब वोट दे सकते हैं। काले अमेरिकियों को, अश्वेतों को, अफ्रीकन अमेरिकन जिन्हें कहते हैं, उन लोगों को सन 60 के दशक तक वोट देने का अधिकार नहीं था। नहीं था। आप अंदाजा लगा सकती, जो वहां के आप जिन्हें वंचित कह सकते हैं, है ना। और अमेरिका को 200-250-300 साल की डेमोक्रेटिक परंपरा के बाद में 2008 में जाकर के वो अपना पहला अश्वेत या अल्पसंख्यक राष्ट्रपति चुन पाते हैं। हाँ। सैकड़ों साल के, वाह। हमको तो 50 साल भी नहीं लगे। हमने मायावती जैसी कद्दावर नेता इस देश में मुख्यमंत्री के नाते, देश के सबसे महत्वपूर्ण प्रांत की मुख्यमंत्री, और 2009 में तो वो संयुक्त विपक्ष की प्राइम मिनिस्ट्रियल कैंडिडेट थी मायावती जी। और बाबू जगजीवन राम डिप्टी प्राइम मिनिस्टर बने। नेहरू जी की पहली कैबिनेट से वो थे। बाबा साहेब अम्बेडकर तो हमारे संविधान के निर्माता हैं। तो हम पहले से ही बहुत अच्छी स्थिति में पहले से हमने जो उनसे बहुत पहले अचीव कर लिया, ये आपको तब पता लगता है जब आप भारत के बाहर जाकर के भारत को देखते हैं, तब आपको समझ में आता है कि अरे ये तो हमारे यहाँ बहुत सहज है। अब अमेरिका में दुनिया का सबसे बड़ी एडवांस डेमोक्रेसी मानी जाती है। आपको जान के आश्चर्य होगा कि वहां पे सेंट्रलाइज सिस्टम कुछ इलेक्शन का है ही नहीं। मतलब करीबन, राज्य तो राज्य छोड़िए, करीब 2,500-3 हजार काउंटीज हैं। हर काउंटी का अपना इलेक्शन कराने का सिस्टम अलग है, और वो अपने तरीके से अपने तरीके से कराते हैं। कहीं पर पेपर से होता है, कहीं मशीन से होता है, कहीं 150 साल पुरानी हत्था वाली मशीन से होता है। हर एक का अपना, अभी भी तो कोई अमेरिका में सेंट्रल इलेक्शन वोटर लिस्ट नहीं है। तो आप अंदाजा लगा सकती हैं कि वोटर लिस्ट तक नहीं है उनके पास में। हमारे यहाँ पे तो आज की तारीख में इतने साल हो गए, वोटर आईडी ये बेसिक डॉक्यूमेंट है जो 18 साल होने पे हर बच्चा पहले जाकर बनाता है, क्योंकि उसी से सारी चीजें आसान होती हैं। हमारे यहाँ पे हम ईवीएम पे आ गए हैं, वहां पे वोट की काउंटिंग चलती है, उसमें मुकदमेबाजी होती है, एक महीने तक रिजल्ट नहीं आते। हमारे यहाँ तो सवेरे आजकल काउंटिंग शुरू होती है, 6 घंटे में नतीजे निकाल करके शाम को शपथ ग्रहण की तैयारी हो रही होती है। तो आप ये देखिए कि हम कितनी चीजों में कितने एडवांस हैं। हाँ, जो चीज सीखने लायक मुझे लगा कि पश्चिम की डेमोक्रेसीज में, वहाँ के लोकतंत्रों में डायरेक्ट डेमोक्रेसी बहुत ज्यादा है। मसलन हमारे यहाँ के सिस्टम में, हमारे परंपरा में रेफरेंडम की कोई जगह नहीं है, लोगों से पूछने की कोई जगह नहीं है। हमारे यहाँ पे परंपरा यह है कि हमने आपको वोट दे दिया, अब 5 साल के लिए आप स्वतंत्र हैं, चाहे जो निर्णय लीजिए। आप हमसे पूछने ही नहीं आएंगे कि ये निर्णय जो हम ले रहे हैं सही है, गलत है या क्या। इस मामले में मुझे उन लोगों की परंपराएं ज्यादा बेहतर लगती हैं। कोई भी छोटे बड़े निर्णय बिना जनता से पूछे वो लोग नहीं लेते हैं। अमेरिका में तो वो और एक्सट्रीम पे है। वहां पे अगर आपको मैं उनका वोटिंग का जो बैलेट है वो दिखाऊं तो आपको पता लगेगा 50-50 पेज, 60-60 पेज के बैलेट है, क्योंकि उसमें राष्ट्रपति आप किसको चुनना चाहते हैं इससे लेकर के आपके घर के सामने जो डिवाइडर बन रहा है उस पे सफेद रंग चाहिए कि पीला रंग चाहिए, इस तक के भी वोट उसमें इंक्लूडेड होते हैं। अब आप थक के वोट मत दीजिए, ये आपकी मर्जी है, लेकिन अगर आपने वोट नहीं दिया है और वहां पे अगर डिवाइडर लाल रंग से पेंट हो गया और आपको लाल रंग पसंद नहीं है तो आपको शिकायत करने का कोई मौका भी नहीं, क्योंकि आपको मौका दिया गया था, आपने वोट नहीं डाला, ये आपकी मर्जी, लेकिन पूछा जरूर जाएगा। तो ये जो डायरेक्ट डेमोक्रेसी नाम की चीज है, मुझे लगता है कि कभी ना कभी ये अपने यहाँ पे होनी ही चाहिए। किसी से कुछ बेहतर लेके हमारी अपनी डेमोक्रेसी को
और बेहतर बनाया जा सकता है। और आपका ये कहना है कि हम चूँकि यहीं रहते हैं इसलिए हमें लगता है कि हमारी डेमोक्रेसी में ये खराब है, वो खराब है, ऐसा नहीं है। लेकिन जब हम बाहर से अपने देश की डेमोक्रेसी को देखते हैं तो उम्मीद अभी भी बाकी है। हम बहुत अच्छी स्थिति में हैं। बहुत ज्यादा बेहतर। हम बहुत ज़्यादा बेहतर स्थिति में हैं। ये बात इसलिए मानी जा सकती है कि आपका प्रोफ़ेशन ही ये है, ये रिसर्च करना कि डेमोक्रेसी को और बेहतर कैसे बनाया जा सकता है या चुनाव कैसे होते हैं, चुनाव को अलग-अलग नज़रिए से कैसे देखा जा सकता है। अब एक बहुत महत्वपूर्ण सवाल है, चुनाव को लेके भी बात करना ज़रूरी है, लेकिन मैं सबसे पहले जर्नलिज़्म की बात करूँगी। यदि कोई युवा जर्नलिज़्म में आना चाहता है, तो उसको क्या सोच के आना चाहिए? और यदि वो आपकी ओर आना चाहता है रिसर्च वाले जर्नलिज़्म में, तो इसका फाइनेंशियल मॉडल क्या है? क्योंकि एक यंग बच्चे के पास सबसे पहले खुद की और परिवार की ज़िम्मेदारियाँ होती हैं। क्या वो ज़िम्मेदारियों के साथ-साथ इस फ़ील्ड में आ सकता है और आगे बढ़ सकता है? देखिए, अभी तो मैं कहूँगा बिल्कुल बढ़ा जा सकता है। कारण ये है कि नई टेक्नोलॉजी में नए जो संसाधनों का जो अभाव हमारी पीढ़ी को था, अब इस पीढ़ी को नहीं है। चीज़ें सस्ती हो गई हैं करना। आज की तारीख में आप यूट्यूब चैनल लिटरली फ्री में बना सकते हैं, और अगर आपके अच्छे फॉलोअर्स हैं आप उससे अच्छी कमाई कर सकते हैं। कितने सारे पत्रकार ऐसे हैं जो आज अपने यूट्यूब चैनल पे चला रहे हैं, और वो जब नौकरी करते थे उससे ज़्यादा कमा रहे हैं। तो आज की तारीख में पहली बात तो ये जो एंट्री बैरियर था वो खत्म हो गया है। ये इस मामले में ये पीढ़ी बहुत भाग्यशाली है। अब इस एंट्री बैरियर के खत्म होने का वो कितना लाभ उठा पा रही है कि नहीं उठा पा रही है, ये अभी मैं संदेह में हूँ। क्योंकि मुझे लगता है कि इस नई सूचना क्रांति का लोग उपयोग सोशल मीडिया पे अपना फ्रस्ट्रेशन निकालने में ज़्यादा कर रहे हैं, बनिस्बत इसके कि उससे हम नया सीख करके और हम आगे क्या कर सकते हैं। सो टूल्स और टेक्निक्स तो हमारे पास बढ़ती जा रही हैं। अब जिम्मेदारी हमारी है कि हम उनका सकारात्मक इस्तेमाल करके कैसे करें, वो समाज के बेनिफिट में कैसे इस्तेमाल किया जाए, उसके लिए हम तैयारी करें। जी। और अगर आप पत्रकारिता में आ रहे हैं तो रिसर्च आपका बेसिक पैशन होना चाहिए। न्यूज आपका बेसिक पैशन होना चाहिए, व्यूज आपका बेसिक पैशन नहीं होना चाहिए। तो आपको न्यूज और व्यूज के अंतर को समझना होगा, तभी आप अच्छी पत्रकारिता कर सकते हैं। और मेरा ये मानना है कि जब एक यंग बच्चा होता है ना, उसके मन में यदि उसको पत्रकार बनना होता है तो बहुत सारे सपने होते हैं कि मैं ये करूँगा, ऐसे करूँगा, ऐसे करूँगा। लेकिन जब वो असली लड़ाई में आता है तो बहुत कम संख्या में लोग बच पाते हैं जो ये आज के जो वर्तमान जर्नलिज्म की चकाचौंध में रेडी बिल्कुल सूटेड बूटेड कपड़े पहन के और दिखना चाहिए कि एक बड़े मीडिया का जर्नलिस्ट है। तो इन सब चीज़ों से बच के वो जो कोर है जर्नलिज्म का वही बना रहे, उसके लिए उसको क्या करना चाहिए? देखिए, एक ग्लैमर का क्वेश्चन तो है, मैं मानता हूँ लोगों को होता है, होना भी चाहिए, स्वाभाविक भी है कि कैमरे के सामने मैं खड़ा होकर के मैं बोलूँ, मेरे घर वाले, मेरे मित्र मुझे देखें। पहले जब टीवी नहीं था तो ये लोगों को लगता था कि मैं कुछ लिखूं वो छपे, तो जिसको हमारे प्रोफेसर्स दिखास और छपास कहते थे कि इच्छा अंदर से है छपने की या दिखने की है। वो दोनों में कोई बुराई नहीं है, लेकिन सवाल ये है कंटेंट क्या है। केवल कॉस्मेटिक तरीके से दिख जाना या कुछ भी लिख देना ये कंटेंट नहीं हो सकता। और ये बात सच है कि अगर कंटेंट अच्छा है तो फिर आप कैसे दिखते हैं और क्या पहनते हैं ये मैटर नहीं करता। बिल्कुल मैटर, क्योंकि हर प्रोफेशन की अपनी जिम्मेदारियां होती हैं। हम उसको अगर जिम्मेदारी से जोड़ लेंगे तो मेरे ख्याल से हम ज़्यादा न्याय कर पाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल। तो इसलिए कंटेंट बहुत ज़रूरी है, और कंटेंट के बगैर आप अच्छा रिसर्च किए बगैर आप अच्छा कंटेंट बना नहीं सकते। और कंटेंट के लिए मनन और अध्ययन जरूरी है, बहुत ज़रूरी है। तो यदि आपके मन में कहीं है कि आपको पत्रकारिता से जुड़ना है, तो यदि आपकी कैपेसिटी है अध्ययन करने की और मनन करने की, तो उस तरफ जाने का सोचिए। बिल्कुल, नहीं तो मत सोचिए। केवल ग्लैमर के लिए मत जाइए, क्योंकि केवल ग्लैमर के लिए अगर आप जाएंगे तो एक तरह से मैं गलत तरीके से इसको नहीं कहना चाहता, लेकिन
you can fool some of the people all of the time, all of the people some of the time, And how long? but you cannot fool all of the people all of the times. कभी ना कभी आप अपने पाठकों के सामने या श्रोताओं के सामने कहीं ना कहीं आप एक तरह से एक्सपोज हो जाएंगे, क्योंकि आपके पास में केवल शब्दों का अंबार होगा, उसमें कंटेंट नहीं होगा। और पाठक जितने अक्लमंद हैं, जितना समझते हैं, जानते हैं, वो देख लेते हैं, वो पढ़ लेते हैं, वो समझ लेते हैं कि आपने अंबार तो बहुत फैलाया, लेकिन आपके पास में कंटेंट नहीं था, डेप्थ कुछ नहीं डेप्थ है, नहीं गहराई थी। कुछ नहीं है। तो धीमे धीमे वो आप उससे उनके मन से, उनके चित्त से आप बाहर होते चले जाएंगे। इसलिए मेरा बहुत स्पष्ट मानना है कि आज की तारीख में एक कम्युनिकेटर, अच्छा कम्युनिकेटर बनने के लिए, क्योंकि अब कन्वर्जेंस का ज़माना है, कन्वर्जेंस के ज़माने में आप कम्युनिकेटर ज़्यादा हैं। पहले कम्युनिकेटर बनने के लिए आपके पास में कंटेंट ज़रूरी है, कंटेंट के लिए आपको रिसर्च ज़रूरी है। जब तक आप अध्ययन नहीं करेंगे, ये रिसर्च और ये कंटेंट आ ही नहीं सकता। तो ये बहुत रॉकेट साइंस नहीं है, बहुत रॉकेट साइंस नहीं है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप जा करके आप 100 किताबें पढ़िए, लेकिन आप जिस व्यक्ति ने 100 किताबें पढ़ी उससे जाके बात तो कर सकते हैं। हाँ। देखिए, वो शायद आपको व्यक्ति, वो टीचर, वो एक्सपर्ट आपको ज्यादा बेहतर तरीके से बता देगा, लेकिन आप जाइए तो तरीके बहुत सारे हैं। तरीके बहुत हैं। आप एक स्टूडेंट बन के जाइए, सीखने की इच्छा से जाइए, कि और ये मान के जाइए कि ये व्यक्ति इस विषय का एक्सपर्ट है, मुझसे ज्यादा जानता है और मुझे इससे सीखना है, मुझे उसे जज नहीं करना है। हो सकता है कि वो कुछ चीजें अपने एक्सपीरियंस और अपने पठन से ये बताए जो मेरे मन को अच्छी नहीं लगती हो, बिल्कुल, लेकिन उस व्यक्ति का उसमें अध्ययन है। हाँ। अगर वो कोई बात ऐसी बता रहा है जो मेरे मन को नहीं अच्छी लग रही, तो भी उसके पीछे अकाट्य तर्क हैं, तथ्य हैं। लेकिन हम लोग ज्यादातर आजकल जब जाते हैं तो इस मनस्थिति से जाते हैं बात करने के लिए कि हम खुद को स्टूडेंट नहीं मानते, नहीं, और हम सोचते हैं हमको बहुत कुछ हमको आता है, बहुत कुछ पता है। पर अभी देखते हैं क्या बताते हैं। हमने विकिपीडिया में ऑलरेडी पढ़ लिया है, ये देखते हैं कि इस समय क्या बताते हैं, और फिर हम जज करते हैं। और जज करने के बाद में, द मोमेंट यू जज, दैट वेरी मोमेंट योर ऑब्जेक्टिविटी गोज फॉर अ टॉस। आप स्टूडेंट नहीं रह जाते ना, आप तो स्टूडेंट फिर नहीं ज्ञान रह आप ग्रहण नहीं कर पाएंगे। रहे। आपको ऑब्जेक्टिविटी तो अपनी बना के ही रखनी है। और ये चीजें कुछ मुझे प्रैक्टिकली, मैं टीवी में जिनको अपना गुरु मानता हूँ, विनोद दुआ जी को, उन्होंने मुझे कुछ सिखाई। प्रणव राय जी को देख करके मैंने डेटा को काफी हद तक ग्रहण करने की कोशिश की। बाकी ये देखा कि जिनके ओपिनियन पीसेस को लोग पढ़ते हैं, उसमें केवल ओपिनियन नहीं होता, उनका कितना अनुभव और तथ्य होता है। ऐसे प्रभाष जी को मैंने देखा, वेद प्रकाश वैदिक जी को देखा, क्योंकि उनकी लेखनी में वो सांच थी, सच की आंच थी। इसलिए उस लेखनी की कटाक्ष जब किसी को लगती थी तो वो तिलमिलाता था, लेकिन उसके पास में उसको काटने का तथ्य नहीं होता। और इतना सब करने के बाद में सबसे बड़ी बात कि वो उनका आत्ममंथन और साथ में खुद की उनकी जीवन शैली, जिसमें वो अनकॉम्प्रोमाइजिंग रहते थे सच के लिए, जानने के लिए और सच को बोलने के लिए। इसीलिए मजबूती से कोई भी बात रख पाते, प्रामाणिकता से रखते थे, मजबूती से रखते थे, और उनकी लेखनी में वो सच्चाई झरती थी और कोई उसको डिनाई नहीं कर सकता था, क्योंकि उनको पता था कि इनका काम इतना मजबूत है। तो वो आपको लगता है कि प्रभाष जोशी रातों रात प्रभाष जोशी बन गए? कितना अध्ययन, संभव ही नहीं। दशकों का अध्ययन और लोक संस्कृति को आत्मसात करना, छोटी चीजों को ऑब्जर्व करना, और वहां से लेकर के जेपी आंदोलन से लेकर के पत्रकारिता की ज्योति को जलाए रखना, झुकना नहीं, अड़े रहना सच के लिए, ये सारी चीजें तब आती हैं जब आपका चित्त साफ हो, मन साफ हो, और आप तथ्य ग्रहण करने वाले लोगों में से एक हो। और जब तथ्य ग्रहण करके आप अपनी लेखनी को, अपने बोलने को आप सामने रखते हैं, तो वो फिर प्रामाणिकता के साथ में सामने आता है, और फिर दर्शक उसको देखता है और पाठक उसको समझता है और उसको
आत्मसात करता है। और फिर समाज की बेहतरी के लिए उसका इस्तेमाल बिल्कुल, किया जा सकता बिल्कुल। है। जब आप कोई चीज ऑब्जेक्टिव अच्छे तरीके से बोलेंगे, कोई चीज आप समझ के बोलेंगे, बिना दूसरे को जज किए हुए बोलेंगे, तो सामने वाला व्यक्ति भी उससे हर्ट हुए बगैर उसको ग्रहण करेगा। जब हम एक दूसरे को जज करना बंद कर देंगे, तभी कन्वर्सेशन शुरू होगा, कम्युनिकेशन शुरू होगा, और कन्वर्सेशन जितना होगा समाज उतना बेहतर होगा। अभी कन्वर्सेशन और अब्यूज, इसकी पतली लाइन बड़ी दुभर हो गई और है। हम उसको ज्यादातर लोग पार कर जाते हैं। अब्यूजिंग को कन्वर्सेशन समझते हैं, जबकि मेरे ख्याल से वो फाइन लाइन समाप्त हो। आपने इतने देशों में भ्रमण किया है अपने रिसर्च को लेके, कोई ऐसी घटना आपको याद हो जो आपको लगता है कि बताई जानी चाहिए? घटनाएं तो बहुत सारी हैं, लेकिन मुझे लगता है कि सबसे ज़्यादा मुझे जिन चीज़ों ने प्रभावित किया, जिनको मैंने देखा, उसमें से ब्रिटेन के कैंपेन में मैंने देखा कि किस तरीके से वहाँ का कैंपेन व्यक्तिगत वन ऑन वन उस पर ज़्यादा आधारित रहता है। बड़े से बड़े मिनिस्टर भी एक एक अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी के व्यक्ति के से जाकर के मिलते हैं। संसद में जब उनको वोट देना होता है तो वो अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी में जाकर के लोगों को बताते हैं कि मुद्दा ये है, इस पे वोट पड़ने वाला है और मैं ये वोट देना चाहता हूँ, और उसकी कॉन्स्टिट्यूंसी के लोग आके उनसे बात करते हैं कि हम नहीं चाहेंगे कि आप ऐसा वोट दीजिए। ये जो दरवाजे खुले हैं, जहां हमारे यहाँ पे एमएलए और एमपीज संसद में क्या कर रहे हैं वो कभी जनता से कभी अपने पूछने नहीं आते कि हम क्या करें, वहाँ पे एक एक चीज़ को उन्हें एक्सप्लेन करना पड़ता है। मुझे लगता है कि उसने मुझे बहुत प्रभावित किया। मुझे वो एक डायरेक्ट डेमोक्रेसी की तरह लगा। लोगों की एक अकाउंटेबिलिटी उसमें महसूस हुई कि लोग जवाबदेह हैं अपने वोटर्स को, अपने समर्थकों को देने के लिए। शायद ये बहुत इंटरेस्टिंग होगा। हमेशा कुछ ना कुछ सीखने के लिए रहता है। उम्मीद करता हूँ कि हमारे लोकतंत्र में हम और बहुत कुछ सीखेंगे। अभी भी बहुत कुछ सीखना बाकी है। हमारे नए बच्चे जो राजनीति में आके देश के लिए कुछ बेहतर करना चाहते हैं, उनके लिए आप क्या कहेंगे? मेरा मानना यह है कि वो सारे लोग जो हैं, जो भी आना चाहते हैं, चाहे राजनीति में, राजनीतिक कैंपेन में या पत्रकारिता में, किसी भी तरीके से जो आना चाहते हैं, हर एक को अध्ययन और रिसर्च को अपना बेस बनाना चाहिए, और जो भी काम करें आप उसको पूरी तैयारी और शिद्दत के साथ में करें। केवल उसका एंड प्रोडक्ट ना देखें। किसी को भी देख करके ये सोच के मत चले कि ये बन गए, मैं भी बन सकता हूँ। ये बनना अच्छी बात है, आप ये ध्येय रखें, लेकिन साथ में ये भी अप्रिशिएट कीजिए कि अमुक व्यक्ति को अमुक स्थिति तक पहुंचने में कितने सालों का कितना अध्ययन, कितना संघर्ष, कितना करना पड़ा है। रातों रात कोई चीज नहीं होती, शॉर्टकट मत तलाशिए। यदि संघर्ष की तैयारी हो तो ही आगे बढ़िए। तो आगे बढ़िए। अदरवाइज केवल शॉर्टकट लेने से और ये सोचने से कि मैं केवल अपीयर हो जाऊंगा और मैं ऐसा हो जाऊंगा, या मैं लिख दूंगा और मैं ऐसा हो जाऊंगा, ऐसा कम होता है, संभावनाएं इसकी कम होती है। फिर आपको दुख होगा कि मैंने तैयारी नहीं की। हार्ड वर्क का या संघर्ष का या कड़ी मेहनत का कोई विकल्प नहीं है। तो मेहनत जरूर कीजिए, मेहनत करना बहुत ज़रूरी है। ये गूगल की जो जनरेशन में मैं देखता हूँ कि थोड़ा सा ये इसकी थोड़ी, क्योंकि चीज़ें ज़्यादा आसानी से उपलब्ध हैं, उनको लगता है कि बहुत सहजता से हो जाएगा। लेकिन अब चैट जीटीपी और एआई के आने के बाद में तो लोग कह रहे हैं पीएचडी की पूरी थीसिस ही आपको एआई वाले लिख के दे देंगे, तो आपको कितना करना ज़रूरी है, क्या नहीं, पर उसमें मेरा अध्ययन कहाँ हुआ फिर? एग्जैक्टली। हाँ। सवाल ये है कि आप दुनिया को दिखाने के लिए कर सकते हैं, हाँ। लेकिन आपके पास में क्या ज्ञान है, हाँ। जो आप बात कर सके। तो अगर आपका अध्ययन नहीं है तो फिर बात कभी आपकी दमदार होगी नहीं। आपकी पिरामिड का अगर बेस नहीं है तो केवल ऊपर की खूंटी लेकर के आप घूमते रहेंगे, वो किसी काम नहीं आएगा। इसलिए उतना अध्ययन जरूरी है। तो मेहनत का कोई विकल्प नहीं है, संघर्ष करना ही है। और यदि कहीं कुछ ऐसा करना चाहते हैं जो आपको लगता है कि आप अपने देश के लिए या समाज के लिए कर सकते हैं, ज़रूर कर सकते हैं, लेकिन मेहनत करनी होगी। और जिस तरह की परिस्थितियां हैं, कई बार घबरा जाते हैं, डर जाते हैं कि हम शायद इस रास्ते जा ही नहीं पाएंगे। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि आपने आज से 20 साल पहले वो रास्ता पकड़ा जहाँ पर सुविधाएं, साधन, टूल्स, टेक्निक्स सब कम थे और करीब करीब नहीं के बराबर थे। तो आज आप लोग
अपने समाज के लिए कुछ अच्छा करना चाहते हैं तो जर्नलिज्म एक अच्छा रास्ता है, पॉलिटिक्स दूसरा अच्छा रास्ता है, क्योंकि उम्मीद पे हमेशा दुनिया कायम है। और आज आपने जितनी बातें सुनी है, आपकी उम्मीद निश्चित ही बढ़ गई होगी। मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करती हूँ कि आपने हमें समय दिया और इतनी सारी बातें की। बहुत बहुत